दोस्तों नमस्कार। जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। जो छुपाया जा रहा है उसे ज्यादा वक्त तक आप छुपा नहीं पाएंगे। चुनाव के मझधार में बीजेपी खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, विपक्ष भी खड़ा है। लेकिन जो छुपाया जा रहा है वो जनता के भीतर का सवाल है। और अगर इन सवालों के अक्स तले कोई यह कह दे कि बीते 10 बरस में इस देश के भीतर महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, इस देश के भीतर की अर्थव्यवस्था डामाडोल हुई, किसानों के हक उन्हें नहीं मिले, इस दौर में जो भी सवाल जनता से जुड़े थे उन सवालों का जवाब देने की स्थिति में सरकार नहीं थी। और हर बात को लेकर दोषी कोई दूसरा शख्स नहीं, मौजूदा मोदी सरकार है। तो आप एक क्षण के लिए सोचेंगे यह तो विपक्ष का नारा है, विपक्ष का भाषण है। जी नहीं, आज जो हम आपको बतलाने जा रहे हैं वो केंद्र सरकार के ग्रांट यानी उसी के पैसे से चलने वाली एक संस्था है इस देश के भीतर में, लोकनीति CSDS। उसने एक सर्वे किया और इस देश में लोगों से यह जानना चाहा कि कौन से मुद्दे हैं जो उन्हें प्रभावित कर रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव को प्रभावित करेंगे, यानी उनके वोट उन मुद्दों के आश्रय इस चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं। इन मुद्दों के आश्रय ना तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कहीं पर टिकती है, ना ही संघ के हिंदुत्व का नारा कहीं टिकता है, और ना ही G20 या चंद्रयान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का जिक्र जो प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में करते हैं वह भी कहीं नहीं टिकता है। बल्कि इस देश में रसोई, इस देश में परिवारों के बीच जो होने वाला संकट है, उनके अपने बच्चों को लेकर जो बेरोजगारी का सवाल है, वो सवाल इस देश के भीतर सबसे बड़ा है। और क्या ये कल्पना की जा सकती है कि 50% इस देश की संख्या जो है वो सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई से प्रभावित है? 27% लोग बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में मानते हैं। लेकिन बेरोजगारी पर बात करते हुए आपने देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को नहीं सुना होगा। 23% लोग कहते हैं कि इस देश में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र आपने सत्ता के जरिए कभी नहीं सुना होगा। इस बात का जिक्र आपने बार बार सुना होगा कि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो क्या कुछ होता था। गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन गरीबी से हम ही ने हटाया। इस दौर में आपने सुना होगा कि किस तरीके से धारा 370 हो या अयोध्या में राम मंदिर हो या इस दौर में भारत उसकी सांस्कृतिक पहचान का जिम्मा हो या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी या देश की जो ख्याति है उसी का बोलबाला इस दौर में रहा। लेकिन लोगों से जो खास तौर पर 19 राज्यों में अलग अलग तरीके से लोकनीति CSDS ने सर्वे किया वो चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि सरकार ही जिस संस्था को पैसा देती हो वो संस्था अगर स्वतंत्र होकर अब अपना काम कर रही है तो पहला मैसेज इस सर्वे को हम आपको बतलाएं उससे पहले ये जान लीजिए, जब सवाल अपनी क्रेडिबिलिटी का होता है, अपनी साख का होता है और लगने लगता है कि सब कुछ कहीं डूब ना जाए, तब शायद संस्थाएं इस देश में जाग जाती है। और ये संस्थाओं का जागना इस दौर में अभी भी मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया के भीतर नहीं हुआ है। इसीलिए बीते दिनों जो भी मीडिया में सर्वे दिखाए गए और उसके जरिए एक न्यूज चैनल ने 399 सीटें एनडीए को दे डाली, दूसरे बड़े न्यूज चैनल ने 425 सीटें एनडीए को दे डाली। लेकिन उस सर्वे के पीछे इस देश से जुड़े मुद्दे कहां थे या वो क्यों नहीं थे, और थे तो उनका असर क्यों नजर उनके सर्वे में नहीं आ रहा था, ये सवाल कोई नहीं पूछता। सिर्फ थोपा जा रहा था कि देखिए प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा दिया है और इस देश का मीडिया लग गया है कि उस 400 पार से भी कहीं आगे वो ले जाकर खड़ा कर दे। और इस सर्वे के जरिए जो बात निकल कर आई, 50% लोग यानी अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई, 27% अनएम्प्लॉयमेंट, 23% महंगाई को लेकर यानी 50% का दायरा इसी में है। 13% लोग कहते हैं डेवलपमेंट का सवाल, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री तमाम जगहों पर कर रहे हैं,
उस भ्रष्टाचार की जगह 8% है और राम मंदिर भी 8% के दायरे में आता है। हिंदुत्व सिर्फ 2% है और अंतर्राष्ट्रीय इमेज भी 2% है। इस दौर में जो रिजर्वेशन का सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं और ओबीसी का जिक्र कर रहे हैं, उसकी हैसियत भी सिर्फ 2% की ही है। यानी पहली मोटी लकीर इस देश के भीतर में अगर बेरोजगारी और महंगाई से जुड़ी है, तो दूसरा सवाल इसके साथ यह भी जुड़ा है कि जिम्मेदार कौन है, केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है या दोनों ही है। और जानकर आपको हैरत होगी, इस सर्वे में एक एक बात जो पूछी गई वो गरीबों से पूछी गई, मिडिल क्लास से पूछी गई, लोअर मिडिल क्लास से पूछी गई, रईसों से भी पूछी गई और इस दायरे में आकर इन बातों की जानकारी ली गई कि इस देश के भीतर जो भी हो रहा है और जो सरकार कर रही है उसमें सरकार कितनी दोषी है और राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार के हिस्से में डबल दोषीपन जाता है। यानी 5% अगर राज्य सरकार के हिस्से में तो 10% केंद्र सरकार के हिस्से में। लेकिन ओवरऑल देश का सिस्टम 50% से ज्यादा लोग मानते हैं कि इस देश के भीतर में करप्शन को जिस तरीके से गवर्नेंस के आश्रय चीजों को बढ़ाया गया वह शायद मौजूदा सरकार के हिस्से में ही जाता है। और यह भी समझ लीजिए, जिन मुद्दों का हम जिक्र कर रहे हैं 2019 में भी इस तरह का सर्वे हुआ था, लेकिन महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों के सवाल हो, डेवलपमेंट हो, इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द या फिर अयोध्या के राम मंदिर का ही जिक्र क्यों ना कर लीजिए, इन तमाम सवालों के भीतर में उस पीरियड में केंद्र सरकार कटघरे में नहीं थी जो 2024 में इस लोकनीति और सीएसडीएस के कटघरे में केंद्र सरकार आकर खड़ी हो गई है। शायद इसीलिए आज राजस्थान में राहुल गांधी ने जब भाषण शुरू किया तो वो समझ गए कि इस देश में जमीनी हकीकत क्या है, इसीलिए उन्होंने खुलकर कहना शुरू कर दिया, मुद्दे हैं क्या। देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी। किसी से भी पूछो, यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, खट जवाब आता है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे महंगाई। दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है, कांग्रेस समझ गई, राहुल गांधी भी समझ गए, जरूरी है महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र करना। यहां पर जरा आंकड़ों को देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका कहना है कि भारत के भीतर 83% 83% अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स है जिसकी उम्र 30 बरस से कम है। यानी 30 साल से कम के युवा जो इस देश में है, 83% युवाओं के पास कोई काम ही नहीं है। यह तो एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट का हिस्सा है, लेकिन देश के भीतर की परिस्थिति जो खास तौर से बेरोजगारी से जुड़ी है वो क्या बताती है। और ऐसे में जो जॉब मिलनी चाहिए उसको लेकर बहुत साफ तौर पर कहा गया कि बीते 10 बरस में नौकरी मिलना मुश्किल हो गया, ये 62% लोग कह रहे हैं। जो स्थिति जस की तस है वो सिर्फ 18% कह रहे हैं। और जो कहते हैं, जैसे सरकार कहती है कि मुद्रा योजना के जरिए हमने तो इतना पैसा दे दिया कि अब लोग नौकरी नहीं करना चाहते हैं बल्कि नौकरी देने की स्थिति में आ गए, उस स्थिति में सिर्फ 12% लोग हैं। यानी 62% लोग मानते हैं कि बीते 10 बरस में इस देश के भीतर में नौकरी मिलना असंभव हो गया है। गांव के भीतर भी 62% लोग,
जो टाउन होते हैं, छोटे बड़े टाउन जो होते हैं, वहां पर लगभग 59% लोग, और जो बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली है, हैदराबाद है, मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलोर है, चंडीगढ़ है, लखनऊ है, इन बड़े बड़े शहरों के भीतर 65% लोग कह रहे हैं रोजगार मिलना दूभर हो गया है, बहुत ही मुश्किल होती है। जो 10 बरस पहले से एक तुलना की गई, उसमें भी पुरुष उनकी तादाद 65% है, जो महिलाएं हैं वो 59%। वह भी कह रही है कि बेरोजगारी की स्थिति, तो एक क्षण के लिए जरा सोचिए, बेरोजगारी इस देश में मुद्दा है या नहीं है, या इसको इस दौर में लगातार दबाया गया? क्योंकि सवाल उसके साथ यह भी था कि जिम्मेदार कौन है। राज्य सरकार जिम्मेदार है, 17% ने कहा राज्य सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार जिम्मेदार है, 21% लोगों ने कहा केंद्र सरकार जिम्मेदार है। सभी जिम्मेदार हैं, दोनों जिम्मेदार है, तो 57% लोगों ने कहा जी दोनों जिम्मेदार हैं। और यहीं से सवाल शुरू हुआ, जब नौकरी नहीं होगी तब महंगाई और अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होगी। लोगों से जब पूछा गया कि आप कुछ कमाते हैं, जरूरतें पूरी हो जाती और कुछ पैसा बचा भी लेते हैं क्या, यह स्थिति सिर्फ इस देश में 22% लोगों की है जो नौकरी करते हैं और पैसा खर्च परिवार पर करते हैं और कुछ पैसा बचा भी लेते हैं। बाकी इस देश के भीतर में 78% लोगों की स्थिति पैसा बचाने की है ही नहीं। इस 78% के बाद इस देश के भीतर में तकरीबन 47% लोग ऐसे हैं जिनकी जरूरतें पूरी नहीं होती है, परेशानी होती है, मुश्किल ज्यादा हो जाती है, और 36% लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं और खर्च करते हैं लेकिन वो पैसा बचा नहीं पाते हैं। यह इस देश की एक आर्थिक परिस्थिति की सर्वे से निकली हुई स्थिति है। तो क्या यह मुद्दा इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर होगा या नहीं होगा? यह सवाल इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ महंगाई भी जुड़ी है। और आज कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से कहे, उन्होंने बोला कि जनता आपकी क्लास लगाने के लिए बैठी है, आप अपनी रिपोर्ट कार्ड छुपाते हो, आप नहीं बताते हो कि आटा एक वक्त 20 रुपए था, एक वक्त नहीं 10 बरस पहले, आज 40 रुपए के पार है। दाल उस वक्त 80 रुपए थी, आज 200 रुपए के पार है। उस समय दूध 30 रुपए था, आज दुगने से ज्यादा हो गया। तेल उस समय 52 रुपए था, आज ये 150 रुपए पार कर गया। पेट्रोल 66 रुपए था, वो 100 को छू रहा है। रसोई गैस 410 की थी, वो 1000 रुपए को पार कर चुकी है। तो जनता आपकी क्लास लेने को तैयार है। लेकिन सवाल पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, दोबारा लौटिए इस सर्वे पर जो बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि इस देश के जो गरीब लोग हैं उसमें 76% लोग कह रहे हैं कि दरअसल महंगाई जबरदस्त बढ़ गई है। जो लोअर मिडिल क्लास है उसमें भी 70% लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है। जो मिडिल क्लास है उसमें 66% लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अपर क्लास है, जिसके पास मिडिल क्लास से ज्यादा पैसा है, वो 68% कह रहा है। मिडिल क्लास 66% कह रहा है, वो 68% कह रहा है कि हां महंगाई बढ़ गई है। गांव के भीतर 72% लोग खुले तौर पर कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। टाउन में लगभग 69% लोग कहते हैं, और शहरों में जो बड़े शहर हैं वहां 66% लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई है। अगर वोट बैंक और राजनीति के लिहाज से भी इसे समझना चाहें तो इसको इस रूप में समझ लीजिए कि इस देश के भीतर में अगर अलग अलग जाति विशेष को लेकर भी आप कहेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि सबसे कम हिंदू अपर कास्ट है, वही कह रहा है 68% महंगाई बढ़ी है। और उसके ठीक नीचे जो आदिवासी है वो कह रहा है महंगाई बढ़ी है, उसकी तादाद भी 66% है। अब आप सोचिए, जो रईस तबका है इस देश के भीतर में, जिसके पास ताकत है, वह भी लगभग 70% मान रहा है कि महंगाई बढ़ी है। अपर कास्ट के भीतर 68% लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है। जो दलित है उसके भीतर सवाल है, वो 75% कह रहा है महंगाई बढ़ी है। मुस्लिम भी 76% कह रहा है महंगाई बढ़ी है। और जो नहीं कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है, उनकी तादाद अगर एवरेज निकालिएगा तो वो 12, 13, 14%। अगर ये राजनीतिक तौर पर चुनाव में तब्दील हो रहा है तो ये कितने बड़े खतरे की घंटी है, ये सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि अलग अलग शहर, अलग अलग समुदाय, अलग अलग जातियां और उन सब के बीच अलग अलग रोजगार या बेरोजगारी के आलम में रोजगार खोजते हुए युवाओं का तबका, वह कह रहा है बेरोजगारी और महंगाई।
लेकिन इस दौर में आपने सुना होगा प्रधानमंत्री करप्शन का जिक्र करते हैं, तो हमें लगता है करप्शन को लेकर भी इस सर्वे में बहुत बड़ी बातें कह दी गई है, किसानों को लेकर भी बड़ी बातें कह दी गई हैं। लेकिन करप्शन को लेकर प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि हर करप्ट को जेल में जाना होगा, तो कभी इन बातों को आज फिर सुनिए। संयोग से प्रधानमंत्री भी आज राजस्थान में ही थे, जहां राहुल गांधी बता रहे थे कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है। वहां पर करप्शन का जिक्र किस मिजाज के साथ प्रधानमंत्री ने किया, ये पहले सुनिए। पूरे देश में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, इसलिए इंडी अलायंस के लोग मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अब मजा देखिए, देश में क्या चल रहा है। एक तरफ मोदी है जो कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले। मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। अब करप्शन को लेकर प्रधानमंत्री अगर इतनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो करप्शन इस देश में तो कम हो जाना चाहिए था। लेकिन सीएसडीएस लोकनीति का जो सर्वे है, उसने बहुत साफ तौर पर एक लकीर खींची और बताया कि गांव में जब हम गए तो हमने पूछा करप्शन बढ़ गया है। इन 10 वर्षों में 55% लोगों की राय है करप्शन बढ़ गया, वह भी गांव में। जब आप गांव से छोटे शहर में आते हैं तो वहां 53% लोग कहते हैं करप्शन बढ़ गया। जब आप बड़े शहर में चले जाते हैं तो 57% लोग कहते हैं करप्शन बढ़ गया। जो कहते हैं कम हो गया, उनकी तादाद 19% है। एवरेज ओवरऑल कमने वाले की स्थिति, और अगर जो कहते हैं नहीं नहीं पहले जैसी स्थिति है, ना घटा है ना बढ़ा है, उनकी स्थिति लगभग 20-22% है। लेकिन करप्शन बढ़ गया, अगर इस देश के भीतर की यह स्थिति है, तो उसके भीतर भी गरीब क्या सोचता है, रईस क्या सोचता है, मिडिल क्लास क्या सोचती है। सबसे कम मानने वाला व्यक्ति है मिडिल क्लास, जिसमें भी लेकिन 53% लोग कह रहे हैं करप्शन बढ़ गया है। सिर्फ 20% कह रहे हैं कम हो गया है, और 20% कह रहे हैं कि दरअसल वैसी ही स्थिति है। लेकिन 53% मिडिल क्लास का व्यक्ति कह रहा है करप्शन बढ़ गया। जो गरीब है वो 58% कह रहा है करप्शन बढ़ गया। जो रईस है वह भी 57% कह रहा है करप्शन बढ़ गया। जो लोअर मिडिल क्लास है वह भी 54% कह रहा है करप्शन बढ़ गया। कम होने वाली स्थिति का एवरेज रेट जो है वो लगभग 19-20% है, जो मानते हैं करप्शन कम हो गया। जो सोचते हैं वैसी ही स्थिति है, वो तकरीबन 18% एवरेज है कि हां करप्शन इस दौर के भीतर में वही है जो पहले था। लेकिन बड़ा सवाल इस दौर में यह है कि दरअसल इस करप्शन का जिम्मेदार है कौन? राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, कौन है जिम्मेदार? और आपको जानकर हैरत होगी कि भ्रष्टाचार को लेकर जब प्रधानमंत्री के तमाम भाषण करप्शन करने वालों को जेल में डालने की परिस्थिति लाकर उन्होंने खड़ा कर दी, उसके बावजूद भी 25% लोग, हर चौथा व्यक्ति इस देश में मानता है जिम्मेदार मोदी सरकार है। यानी केंद्र सरकार के तहत करप्शन जो है बड़ा है। 16% लोग कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, और स्टेट गवर्नमेंट के दायरे के भीतर में कई जगहों पर बीजेपी की सरकार है, कई जगहों पर गैर बीजेपी शासित सरकार है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर बीजेपी शासित सरकार है। लेकिन सवाल डबल इंजन के जरिए भी करप्शन बढ़ गया क्या, वह भी आंकड़ा आगे निकल जा रहा है। लेकिन इस देश के भीतर में 56% लोगों की राय बड़ी साफ है, करप्शन बहुत बढ़ चुका है। तो 56% लोग मान रहे हैं करप्शन बढ़ गया। 25% कहते हैं केंद्र सरकार ने ही बढ़ाया, और केंद्र सरकार अपने तौर पर कहती है नहीं नहीं ऐसी स्थिति नहीं है। तब यहां पर अगला सवाल बाकी समुदाय से जुड़कर आता है, जो जातियों को लेकर है, जो धर्म के आश्रय वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर है, इस देश के किसानों को लेकर है, मजदूरों को लेकर है, उससे जुड़ा हुआ भी सर्वे हुआ। लेकिन हमें लगता है यहां पर एक क्षण के लिए देश के गृह मंत्री
जब भाषण दिया जा रहा होता है चुनाव के मौके पर और उनकी अपनी संस्था के द्वारा जो सर्वे होता है वह अगर जमीनी हकीकत बचा रहा हो तो ऐसे भाषणों को सुनकर आप क्या सोचेंगे? सोचना छोड़िए, सुनिए जरा। ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया। मोदी जी ने देश में से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। इन्होंने तो चुनावी भाषणों में खोने की जरूरत नहीं है, इस देश की जमीनी हकीकत है क्या, इसे समझने की जरूरत है। और बड़ा सवाल तो यह है कि किसानों के आंदोलन को लेकर भी किसानों से भी पूछा गया और जो किसानी नहीं करते हैं उनसे भी इस सर्वे में राय ली गई और जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई कि आखिर जो आंदोलन हो रहे थे वो कितने जेन्युइन थे, कितने वाजिब थे, या वो फिर राजनीतिक साजिश थी। क्या था ये? जब पूछा गया तो इस देश के लगभग 59% लोगों ने कहा कि दरअसल किसानों की मांगे वाजिब थी। सिर्फ 16% ने कहा कि किसान साजिशतन या राजनीतिक तौर पर आंदोलन करने के लिए निकल कर आया। और जो किसानों से इस बात का जिक्र किया गया तो वह 63% किसानों ने साफ कहा आंदोलन इसलिए क्योंकि मांग वाजिब थी। जो किसानी नहीं करते हैं लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हैं, अलग अलग रोजगार करते हैं, उसमें भी 58%, 58% ने माना कि किसान जो आंदोलन कर रहे थे वो बिल्कुल जायज मांगे थी। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि दरअसल इन सब से क्या केंद्र सरकार या मोदी सरकार अनभिज्ञ है, वो नहीं जानती है? और इस दौर में जो भी विज्ञापन इस देश के सामने आता है उसमें जाहिर तौर पर यह बताया जाता है कि भारत ने क्या कमाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कर दिया है। जिन कमाल का जिक्र हो रहा है वह तो आप रोज देखते होंगे, लेकिन जो एक डाटा निकल कर आया गूगल एड ट्रांसपेरेंसी सेंटर के जरिए 1 जनवरी से लेकर आज तक जो खर्चा किया गया है कांग्रेस की तुलना में 4 गुना ज्यादा विज्ञापन पर खर्चा किया गया। और विज्ञापन कितने बना दिए गए यह भी हैरत की बात है। बीजेपी ने इस दौर में 80,667 पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट दिए हैं, 80,667। कांग्रेस ने 734। जो खर्च आया बीजेपी ने खर्च किया है जो गूगल के ऊपर विज्ञापनों पर वह तकरीबन 40 करोड़ है। सधी हुई रकम 39,41,78,750 रुपए। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने 8,12,97,950 रुपए विज्ञापनों पर खर्च किए। और ये दो दायरे में आए हैं जो राज्य ये भी बड़े महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में कमाल का प्रचार बीजेपी ने किया है और सब कुछ वहां पर झोंक दिया है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़े टारगेट पे है, तो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए सिर्फ गूगल को दिए गए इन विज्ञापनों को दिखाने के लेकर। और इसीलिए यह बात सामने आती है कि बार बार हर जगह सिर्फ एक ही चेहरा क्यों दिखाई देता है, और वो चेहरा सिर्फ विज्ञापन में नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगता हुआ आपको एक ही चेहरा दिखाई देगा। 24 घंटा मीडिया में आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। कभी वो समुद्र के नीचे जाएंगे, कभी हेलीकॉप्टर में, सी प्लेन में उड़ते हुए देखेंगे, कभी थाली बजाते हुए देखेंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट बजा दिखाने को बोलेंगे। तो ये सवाल कुछ समय से मैं अपने आप से पूछ रहा था कि ये जो मीडिया है इसका काम जनता की आवाज उठाने का है नहीं, मगर ये जनता की आवाज, जनता के मुद्दों के बारे में कभी बोलते ही नहीं है। सबको पता है एक ही चेहरा है, उसी चेहरे के आश्रय 2024 का चुनाव है। लेकिन कहीं यह खतरे की घंटी तो नहीं कि जिस प्रचार के आश्रय और प्रचारक से देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद विज्ञापनों के आश्रय ही
अगर सत्ता में दोबारा लौटा जा सकता है तो क्या कुछ इस देश में आने वाले वक्त में होगा, या फिर जमीनी आवाज जो मुद्दों के आसरे लोकनीति और सीएसडीएस के सर्वे में उभर कर आई है वह कहीं केंद्र सरकार को अब चेताएगी तो नहीं? और बीजेपी के लिए यह मुश्किल सबब तो नहीं होगा, क्योंकि इस देश का गरीब हो चाहे वो रईस हो, दोनों के सामने अगर सवाल महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, मजदूर, किसान यह मुद्दे रेंग रहे हैं, और यह भी सवाल है इस देश में 35% लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी बद से बदतर हो गई। ऐसा नहीं है, कुछ लोग यह भी कहते हैं नहीं नहीं, बद से बदतर नहीं, जैसी जीवन पहले चला आ रहा था वो अभी भी चला आ रहा है। वो 14% लोग वह भी हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि लगभग 48% लोग कहते हैं नहीं नहीं, जीवन तो ठीक हो गया है। तो राजनीतिक तौर पर यह सर्वे मौजूदा वक्त में जो चकाचौंध केंद्र की सत्ता परोस रही है उसी के लिए चुनौती है, और इस चुनौती को अगर वोट में तब्दील कर दिया जाए तो राजनीतिक तौर पर क्या 2024 इस देश में जनता का चुनाव हो जाएगा? क्योंकि जनता के मुद्दे और सरकार का प्रचार दोनों की दो दिशा है। इस दौर में जनता के जरिए उठाए गए सवाल और प्रचार के जरिए इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की सोच जो परोसी जा रही है वो दोनों की दो दिशाएं हैं। तो एक और बड़ा सवाल, इस दौर में क्या चुनाव के बीच या चुनाव की शुरुआत से पहले अगर यह एहसास इस सर्वे के जरिए केंद्र सरकार को होने लगा है तो कहीं उसकी ये खतरे की घंटी इस देश के भीतर में चुनावी प्रक्रिया को अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या कुछ कर सकती है? ये सिर्फ हम आप सोच सकते हैं, या ये मानकर चलें इस बार जनता की आवाज और उससे जुड़े मुद्दे ही राजनीतिक वोट में कहीं तब्दील तो नहीं हो जाएंगे? ये सवाल नहीं है, ये इस दौर का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसके दायरे में 2024 का चुनाव फंस चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।